इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है सबसे बड़े इलेक्शन शो का। आपकी बार किसकी सरकार? नजर उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। तो बिना देर के आज की 3 बड़ी खबरों पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं। आज की सबसे पहली खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश से बीजेपी की दोबारा ताजपोशी के लिए आज जेपी नड्डा मंथन कर रहे हैं। जेपी नड्डा लखनऊ में ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ संवाद कर रहे हैं। नड्डा आज कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी के 325 प्लस का मिशन और इस पर पूरी डिटेल हम आपको देंगे। और आज की दूसरी बड़ी खबर पर नजर डालिए। दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां पर ब्राह्मण वोट की लड़ाई अब शुद्ध और अशुद्ध तक पहुंच गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ने ब्राह्मण वोट पर दावा करने के चक्कर में किसे अशुद्ध कहा, पूरी खबर थोड़ी देर में होगी आपके सामने। और आज की तीसरी बड़ी खबर पर भी नजर रखिए। आज की तीसरी बड़ी खबर कमंडल वर्सेस मंडल की लड़ाई है। बीजेपी के पास राम मंदिर का मुद्दा है तो समाजवादी पार्टी फिर से मंडल का मुद्दा जिंदा करने की जुगत में लग गई है। आज मंडल दिवस मनाने के पीछे क्या है समाजवादी पार्टी का एजेंडा, ये भी रखेंगे आपके सामने। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज की सबसे बड़ी खबर की 2022 का विजन बीजेपी क्या है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की और थोड़ी देर में ब्लॉक प्रमुख और पंचायत अध्यक्षों को वो संबोधित भी करने वाले हैं। जिस वक्त जेपी नड्डा पहुंचे उस वक्त उनकी अगवानी के लिए जो तमाम चेहरे मौजूद थे, फूलों को गुलदस्ता देते हुए उनका स्वागत करते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा के यूपी दौरे का टारगेट है बीजेपी का मिशन 300 प्लस। जी हां, 325 प्लस की बात वैसे बीजेपी करती है और इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष ग्राउंड लेवल के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जेपी नड्डा सभी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी संबोधित करेंगे और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी बार बार उत्तर प्रदेश में 325 प्लस की बात करती है, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए जेपी नड्डा आज खुद लखनऊ में है। नड्डा के दौरे का पूरा प्लान क्या है, अब वो हम आपके सामने रखते हैं। नड्डा आज लखनऊ और कल आगरा का दौरा करेंगे। ब्लॉक प्रमुखों और पंचायत अध्यक्षों से संवाद करेंगे। विधानसभा प्रभारियों से रणनीति पर मंथन करेंगे और दफ्तर में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के साथ मंथन होगी। मंत्रियों के साथ संगठन पर भी चर्चा होगी और 2022 को लेकर जो कोर ग्रुप बनाया गया है उनके साथ भी एक चर्चा होगी। तो ये तो आज और कल का जेपी नड्डा का प्लान हो गया। लखनऊ में बैठक के बाद रविवार को आगरा का दौरा है और इसमें जिला प्रभारी और क्षेत्रीय मोर्चा अध्यक्षों के साथ उनकी मीटिंग है। एमएलए एमएलसी के साथ चुनाव रणनीति पर चर्चा होनी है और साथ ही कोरोना वॉरियर्स की अगर हम बात करें, कोरोना वॉरियर्स कॉन्फ्रेंस को भी वो संबोधित करने वाले हैं। फ्रंट पर काम कर रहे डॉक्टर्स को भी वो सम्मानित करेंगे। तो आज का ये जो उनका दौरा और कल का जो पूरा दौरा रहने वाला है, इसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। पिछले 10 दिन में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हैं। नजर 2022 के चुनावों पर है, जिसमें 2022 में बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। उत्तर प्रदेश में मार्गदर्शन है पीएम मोदी का, तो चेहरा है योगी आदित्यनाथ का। बीजेपी का एजेंडा बहुत ही साफ है, उनके मुद्दे भी बहुत तय हैं। पहला सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है, जिसे लक्ष्य रख दिया गया है कि बहुत जल्द उसको न सिर्फ बना लिया जाएगा बल्कि साथ ही दर्शन कराए जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर के मसले की बात की जाए, कोरोना मैनेजमेंट किस तरीके से किया गया, ये तमाम मुद्दे इस बार चुनावी मुद्दे रहेंगे। आइए अब हम बात करते हैं हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से, जो बताएंगे कि किस तरीके से किन मुद्दों के साथ जेपी नड्डा आज संगठन से लेकर जो अहम पदों पर बैठे हुए मंत्री हैं उन तक से संवाद करेंगे। आज के कार्यक्रम का सबसे पहले विश्लेषण करें। विशाल।
देखिए मीनाक्षी, आपको बता दें कि जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हो चुका है और अब से कुछ ही देर में वो जो ब्लॉक प्रमुख चुनकर भी आए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनकर के आए हैं, उनके साथ संवाद करेंगे। उनसे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कामों तक, आम जन तक पहुंचाने हैं, उसकी जानकारी देनी है। और पायदान में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये मंत्र रहा है कि सभी को फायदा मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का। तो निश्चित तौर पर आज जो सीधा संवाद करेंगे और उसके बाद शाम को बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। वहां पे सरकार के साथ साथ संगठन के लोग शामिल होंगे, सरकार के मंत्रियों को बुलाया गया है ताकि योजना फाइनल की जा सके, ये बताया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी किन किन स्ट्रेटजीज के जरिए आगे बढ़ने वाली है। और मुद्दे, जैसा कि भी आपने बताया मीनाक्षी, मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के बहुत साफ हैं। किस तरीके से सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाया जा रहा है, कोरोना काल में सरकार ने किस तरीके से काम किया, महामारी थी, पूरा विश्व इसकी चपेट में था, तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने किस तरीके से अपना मैनेजमेंट किया ताकि जो कोरोना लोग पीड़ित हुए थे, ये भी साफ है कि पिछली सरकारों के गुंडा राज और अब का योगी राज, जहां पर सुशासन है, जहां पर व्यवस्था है, कानून का राज है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश की बड़ी लड़ाई ब्राह्मण वोट की है और बीएसपी पिछले 2 हफ्ते से ब्राह्मणों के नाम पर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। बीएसपी की इसी कवायद पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने विवादित बयान दे दिया। आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि जो अशुद्ध है वो प्रबुद्ध सम्मेलन की बात कर रहे हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला के इस बयान पर भयानक बवाल मचा। ये दिन में सपने देख रहे हैं, जो स्वयं अशुद्ध हैं वो प्रबुद्ध सम्मेलन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत के पुरातन सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गौरव का भाव रखती है। जो ऋषि परंपरा है उसके प्रति अगर कोई गौरव का भाव रखता है, उसके प्रति सम्मान का भाव रखता है, वह भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विजय है कि वह दल जो दूसरे लोगों के पीछे घुमा करते थे, आज सभी दलों को ब्राह्मण के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा। अब विशाल, जिस तरीके का बयान उन्होंने दे दिया, एक तरफ कहा नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में ओबीसी कैटेगरी के लोगों को शामिल कर रहे हैं, कहां पर ओबीसी वोट बैंक को जुटाने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी है, और इस तरीके का बयान कितना बड़ा सेल्फ गोल हो गया है। देखिए मीनाक्षी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आनंद स्वरूप शुक्ला की जो पहचान है वो विवादित बयानों के लिए आ गई है। और आनंद स्वरूप शुक्ला अक्सर ऐसा होता है कि वो विवादित बयान देते हैं और निश्चित तौर पर उसके बाद पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती है। चाहे किसी भी मुस्लिमों का एनकाउंटर करने की बात कही गई हो, या फिर इस तरीके के विवादित बयान जिसमें प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर के उन्होंने विपक्ष के लोगों को ही अशुद्ध कह डाला, तो अपने आप पे समझा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को लेकर के, सभी जातियों को लेकर के और सभी समाज के वर्गों को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, और ऐसे बीच में किसी मंत्री का उत्तर प्रदेश सरकार के इस तरीके का विवादित बयान आना निश्चित तौर पर पार्टी की जो एक इमेज है उसको निश्चित तौर पर धक्का जरूर पहुंचाती है। लेकिन पार्टी के जो संगठन के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये बयान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादित बयान जरूर है, लेकिन ये उनका एक निजी बयान है, निजी बयान है। लेकिन इस तरीके की राजनीति में निजी बयान भी यही वजह है पसंद नहीं किए जाते हैं, और यही वजह है कि ये एक विवाद का मुद्दा बन सकता है। यूपी चुनाव में एक लड़ाई ओबीसी वोट बैंक पर है जो छिड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी आज मंडल दिवस मना रही है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन सौंपेगी। इसमें मांग की गई है कि प्राइवेट सेक्टर में भी मंडल कमीशन लागू किया जाए। आज ही 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की गई थी। संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, समाजवादी पार्टी क्या मांग कर रही है? देखिए, मंडल की सिफारिशों को पूरी तरीके से लागू किया जाए, 27% का आरक्षण दिया जाए। इन मांगों के साथ समाजवादी पार्टी का आज जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है वो चल रहा है। लखनऊ में भी कार्यक्रम चल रहा है। अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के जो प्रकोष्ठ के लोग हैं वो लखनऊ जिलाधिकारी के पास जाने वाले थे अपना ज्ञापन सौंपने के लिए, हालांकि उनको जाने नहीं दिया गया है। पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उनको फिलहाल रोक दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी आज अपने प्रकोष्ठ के जरिए मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी उसको लागू करने की बात कह रही है, और उसका ये भी कहना है कि जिस तरीके से
से दूसरी सरकारों ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर उन सभी सिफारिशों को लागू किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उस चुनाव से ठीक पहले जितनी भी तरीके की स्ट्रैटेजीज हैं वो विपक्षी पार्टियां निश्चित तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, उन वर्गों का और उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ घसीटा जा सके, आकर्षित किया जा सके जो दरअसल उनके टारगेट ऑडियंस पे हैं। जी शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के लिए आपका। और इसी खबर के साथ अब की बार किसकी सरकार में हम इतना ही और आगे इंडिया टीवी पर खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।